हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी पॉइंट एसएस। इकोनॉमिक्स क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बैंकिंग अवेयरनेस का स्पेशली बैंक के लिए एसएससी में भी यहाँ से 1 2 1 2 पॉइंट्स आ जाते हैं या किसी भी वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंश्योरेंस कवर करें। थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा। देखो, इंश्योरेंस से पूछा क्या जाता है, कुछ तो बेसिक हिस्ट्री से पूछ लिया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंश्योरेंस की टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स होती है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं और उन टर्म्स से सबसे ज्यादा क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले तो बेसिक समझेंगे इंश्योरेंस का कि इंश्योरेंस क्या होता है। उसके साथ-साथ हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म से रिलेटेड भी देखेंगे। कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो इंश्योरेंस की जाती हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन इंश्योरेंस। अच्छा, जब मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, डेफिनिशन क्या दे सकता हूँ मैं इंश्योरेंस? क्या डेफिनिशन हो सकती है इंश्योरेंस? देखो, सिंपली क्या होता है इंश्योरेंस? व्हेन लॉस और डैमेज ऑफ अ पर्सन इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन का मतलब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन। यही तो कहा मैंने, जब लॉस और डैमेज ऑफ अ पर्सन इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन या अनदर ऑर्गेनाइजेशन, इसी को मैं क्या नाम दूंगा? इंश्योरेंस। मैंने इंश्योरेंस कराया, अपना लेट्स सपोज करो मैंने कार का इंश्योरेंस कराया। अब मेरी कार कल को अगर डैमेज हो जाती है तो जिस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस कराया वो रिपेयर करेगी। मतलब मेरा लॉस कौन रिपेयर कर रहा है? कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर पर्सन कर रहा है, तो उसी को मैं क्या नाम दूंगा? इंश्योरेंस। यही तो होता है एक्चुअल में इंश्योरेंस की, क्या है, मेरा लॉस और डैमेज क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है अनदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? सिंपली डेफिनेशन समझ आई कि लॉस और डैमेज ऑफ अ पर्सन इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन या अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज एज इंश्योरेंस। ओके। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ जो प्रीवियसली कई बार पूछा हुआ है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि जो इंश्योरेंस है इसको शेड्यूल 7 के अंदर यूनियन लिस्ट में जगह मिली। अब इस पॉइंट को डिकोड करो। मैंने कहा जो इंश्योरेंस है इसको किस शेड्यूल के अंदर, 7 शेड्यूल के अंदर किस लिस्ट में बताया गया है? यूनियन। अब हमें इस पॉइंट को समझने के लिए पहले शेड्यूल 7 समझना पड़ेगा। तो शेड्यूल 7 ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल्स की बात करूंगा तो उसमें से मुझे कौन सा समझना है? 7 शेड्यूल समझना है। 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट बताई हुई है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉनकरेंट। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉनकरेंट। अब इन 3 लिस्ट का मतलब क्या है? देखो, शेड्यूल 7th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, स्टेट किन सब्जेक्ट को लेकर लॉज बना सकता है वो मेंशन है। यूनियन किन सब्जेक्ट को लेकर लिस्ट बना सकता है वो यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन है। और दोनों मिलके किस सब्जेक्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे वो किसके अंदर मेंशन है? कॉन्करेंट। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टेट लिस्ट में स्टेट के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, यूनियन लिस्ट में यूनियन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में यानी जो दोनों स्टेट और यूनियन दोनों मिलके बेसिकली जो शेड्यूल करेंगी उससे रिलेटेड क्या है यहाँ पर लिस्ट बनी हुई। तो मैंने यहाँ पर कहा शेड्यूल 7 की यूनियन लिस्ट में इंश्योरेंस लिखा हुआ है, मतलब इस लिस्ट के अंदर अगर यहाँ पर इन्होंने इंश्योरेंस लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस को लेकर जितने भी लॉज बनेंगे, जितने भी रूल्स बनेंगे, वो सब कौन एस्टेब्लिश करेगा? वो सब कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। वो सबके पास किसके पास पावर है वो सब बनाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं बोल सकता हूँ इंश्योरेंस को लेकर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे सब केंद्र सरकार से बनेंगे। केंद्र सरकार मतलब सब कुछ कहाँ से बनेगा?
पार्लियामेंट से बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास या स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई राइट्स नहीं। इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या बना, कोई भी लॉ बना। इतना क्लियर है? देखो एक बार बताओ मुझे। मैंने कहा एक तो इंश्योरेंस की मैंने डेफिनेशन बताई कि व्हाट इज इंश्योरेंस। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया है कि इंश्योरेंस को लेके सिर्फ कौन कानून बना सकती है? केंद्र सरकार कानून बना। तो क्लियर यहाँ तक? तो क्या बताया मैंने? लॉस और डैमेज ऑफ अ पर्सन इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, इसे इंश्योरेंस बोलेंगे। 7 शेड्यूल के अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर, मतलब पार्लियामेंट से कानून बनेंगे, स्टेट गवर्नमेंट लॉज नहीं बनाएगी। रिलेट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस से ही। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कब स्टैब्लिश की गई? अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो फर्स्ट थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। तो पहली कंपनी कौन सी थी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस थी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस की जब मैं बात करूंगा तो ये कंपनी ज्यादा चली नहीं, इसको ब्रिटिश के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में, और फाइनली ब्रिटिश को 1834 में इसे सीज्ड करना। देखो उस टाइम पे ब्रिटिश लगातार भारत को लूट रहे हैं, क्या लोगों को ट्रस्ट होगा कि इनसे हम इंश्योरेंस कराएंगे, पहले इन्हें पैसे दो बाद में ही हमारी हेल्प करेंगे? तो इस वजह से क्या हो गई, ये कंपनी क्या हो गई, सीज्ड। तो इंश्योरेंस लॉस और डैमेज ऑफ अ पर्सन किस शेड्यूल के अंदर आता है, और पहला इंश्योरेंस कौन सा? अब उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन देखो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इरडई। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इरडई फुल फॉर्म की मैं बात करूंगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम से क्या समझ आ रहा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। तो अगर आपसे पूछेगा इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली, इंश्योरेंस की एपेक्स बॉडी कौन सी है या रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, तो कौन सी है? इडई। इडई को खुद 1999 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस पे कंट्रोल। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए, जिसमें हमने देखा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, उसके अलावा इंश्योरेंस की डेफिनेशन देखी है। अब हम बात करेंगे जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, टर्म्स। इंश्योरेंस से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टर्म्स होती हैं। टर्म्स बहुत बार पूछी जाती है कि किस टर्म का क्या मतलब है एक्चुअल में, तो एक एक करके हमें वो टर्म्स समझनी। क्लियर? तो शुरू करते हैं टर्म्स के साथ। नई स्लाइड से ही हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं लिख रहा हूँ इंश्योरेंस टर्म या इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस टर्म। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंश्योरर, सेकंड इंश्योर्ड, थर्ड प्रपोजर। पहले इन तीन टर्म्स को हम देखें। पहली टर्म क्या है? इंश्योरर। सेकंड टर्म क्या है? इंश्योर्ड। थर्ड टर्म कौन सी है? प्रपोजर। एक एक करके इन तीनों टर्म्स को समझते हैं क्या मतलब है। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले इंश्योरर की। इंश्योरर वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, जैसे कोटक बैंक है, नीवा बुपा का इंश्योरेंस है, अपोलो इंश्योरेंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं? इंश्योरेंस। तो द कंपनी और द पर्सन, वो कंपनी या वो पर्सन, मैं कंपनी भी बोल सकता हूँ, उसे क्या बोल सकता हूँ? पर्सन,
हु प्रोवाइड इंश्योरेंस फैसिलिटी, उसे हम क्या नाम देते हैं? इंश्योर। पहला पॉइंट क्लियर है? आगे आओ। नेक्स्ट इंश्योर्ड। इंश्योरर तो जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है, सॉरी जो प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योर्ड जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब जिसको बेनिफिट मिल रहा है। लेट्स सपोज करो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया अपने नाम का, तो अगर कल को मुझे कोई हेल्थ इश्यू होता है तो कंपनी बेनिफिट किसे देगी? मैंने कोटेक्स से लिया हेल्थ इंश्योरेंस मेरे नाम पे, तो कंपनी बेनिफिट किसको देगी? मुझे देगी। देने वाली कोटेक क्या है? इंश्योरर, इंश्योरर। और मैं कौन हो गया? इंश्योर्ड। तो हु गोट बेनिफिट, जिसको क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। तो जो बेनिफिट लेता है इंश्योरेंस का, किसका? इंश्योरेंस। या सिंपल टर्म में आपको समझाने के लिए मैं क्या बोल दूं? कस्टमर बोल दूं? सॉरी, बोल सकता हूं ना मैं कस्टमर। आप क्या हो? कस्टमर ही तो हूं। मैं क्या हूं? कस्टमर ही तो हूं कंपनी का। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। जनरल डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं? जो बेनिफिट लेता है, से हम क्या नाम देते हैं? इंश्योर्ड। थर्ड आ गया प्रपोजर। अब ये प्रपोजर टर्म क्या है? प्रपोजर हु परचेज इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस को परचेज करता है। अब यहां पर आप कंफ्यूज होगे इंश्योर्ड और प्रपोजर कि सर अभी तो आपने कहा था कि मैंने अगर इंश्योरेंस लिया है अपने बेनिफिट के लिए तो मैं क्या हो गया? इंश्योर्ड हो गया। और नीचे लिख रहे हो हु परचेज इंश्योरेंस, तो दोनों तो एक ही बात है ना? दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? दोनों में डिफरेंस है। लेट्स सपोज करो एक पर्सन ए है, उसकी मदर है बी, एम ले लो मदर, और कंपनी है सी जहां से वो ले रहा है। तो ए ने क्या किया? सी कंपनी से इंश्योरेंस लिया। किसके लिए लिया? इसने अपनी मदर के लिए। अब देखो, अब इन तीनों टर्म्स को समझो। इंश्योरर कौन हो गया? सी, क्योंकि किससे इंश्योरेंस लिया गया है? सी से लिया। इंश्योर्ड कौन हुआ? बेनिफिट किसको मिला है? ए को या उसकी मदर को? इसने परचेज किया है किसके लिए? अपनी मदर के लिए। तो इस बार इंश्योर्ड कौन हो जाएगी? उसकी मदर। तो इंश्योर्ड कौन होगी? उसकी मदर। लेकिन परचेज किसने किया? हु परचेज, प्रपोजर कौन हो जाएगा? ए। अब समझ आया डिफरेंस? अब जरूरी थोड़ी है मैं इंश्योरेंस अपने लिए लूंगा। जब मैं इंश्योरेंस अपने लिए लूंगा तो तब मैं इंश्योर्ड भी कहलाऊंगा और प्रपोजर भी कहलाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक टर्म और बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन अभी मैंने अपनी मदर के लिए इंश्योरेंस परचेज किया, पैसे पे मैं कर रहा हूं, लेकिन लिया किसके लिए? मदर के लिए। तो इंश्योर्ड कौन हो गई? मेरी मदर, जिसको बेनिफिट मिला है। और प्रपोजर कौन हो गया? मैं, जिसने परचेज किया। और इंश्योरर कौन हो गया? जिस कंपनी से मैंने लिया है। बट अगर सिचुएशन डिफरेंट हो जाए, सिचुएशन क्या हो जाए कि इस बार मैं ही इंश्योरेंस ले रहा हूँ, और किसके लिए ले रहा हूं? मैं खुद के लिए इंश्योरेंस ले रहा हूं। तो जब मैं खुद के लिए इंश्योरेंस लूंगा तो मैं लिख सकता हूं इंश्योर्ड एंड प्रपोजर कैन बी सेम। इंश्योर्ड और प्रपोजर सेम हो सकते हैं। यस, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों डिफरेंस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है किसके ऊपर कि किस तरह से परचेज। मैंने खुद के लिए लिया तो मैं इंश्योर्ड भी हूँ और मैं प्रपोजर भी हूँ। प्रपोजर क्यों? क्योंकि मैंने खरीदा है। इंश्योर्ड क्यों हूँ? क्योंकि बेनिफिट किसको मिल रहा है? मुझको मिल रहा है। लेकिन जब मैं अपनी मदर के लिए लूँगा तो मैं क्या हो जाऊँगा? सिर्फ प्रपोज़र हो जाऊँगा, और बेनिफिशियल कौन हो जाएगी? मेरी मदर हो जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? आगे टर्म समझते हैं नेक्स्ट, फिर आगे 3। अभी कितनी टर्म समझे हमने? 3 टर्म समझे, इंश्योर, इंश्योर्ड और प्रपोज़र। ये टर्म्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। आगे फिर से हम टर्म समझते हैं। फिर मैं 3 टर्म्स लिख रहा हूँ। एक मैं लिख रहा हूँ प्रीमियम, फोर्थ हो गया हमारा प्रीमियम। फिफ्थ हमारा होगा यहाँ पे बैंक का श्योर। एंड सिक्स टर्म हमारी यहाँ पे पेनिट्रेशन। एक एक करके तीनों को हमें समझना है। क्या प्रीमियम होता है, क्या बैंक का श्योरेंस होता है, और क्या पेनिट्रेशन रेट। सबने सुना होगा ना प्रीमियम। मैं इंश्योरेंस लिया मैंने,
मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज़ करो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस, मेरा 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, मुझे 10 लाख का बेनिफिट मिले। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे हर साल कंपनी को ₹8,000 पे करने हैं, मेरी इंश्योरेंस के अगेंस्ट। तो इंश्योरेंस के अगेंस्ट जो मैं एक अमाउंट पे कर रहा हूँ, अपनी सिक्योरिटी के लिए, जो मैं पैसा पे कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर रहा हूँ, वही क्या कहलाता है प्रीमियम। तो जब आप इंश्योरेंस के अगेंस्ट जब कोई अमाउंट पे करते हैं, किसको? कंपनी को। इस अमाउंट को मैं क्या नाम दूँगा? प्रीमियम नाम। क्लियर? तो प्रीमियम समझ आया व्हाट इज़ प्रीमियम? तो इंश्योरेंस के अगेंस्ट जो हम एक अमाउंट पे कर रहे हैं वो प्रीमियम। बैंक एश्योरेंस। अब ये जो बैंक एश्योरेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये 2 चीज़ों से मिलके बनी है। बैंक प्लस इंश्योरेंस। देखो पहले क्या होता था, बैंक कंपनीज़ अलग होती थी, इंश्योरेंस कंपनीज़ अलग। यानी बैंक अपना अलग काम करता था, इंश्योरेंस अलग काम करता था। बैंक बैंक होता है, इंश्योरेंस को हम एनबीएफसी के नाम से जानते हैं। ये होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस। आपने सुना होगा ना नाम? जैसे एलआईसी। एलआईसी क्या कोई बैंक है? नहीं, वो एनबीएफसी, वो एक इंश्योरेंस कंपनी। अब कैसे डिफर कर सकते हो आप? देखो जब हम बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 पढ़ते हैं, जिसमें बैंक के रेगुलेशन के बारे में बताया गया, तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 कहता है, सिंपली क्लियरली कहता है कि अगर किसी बैंक को बैंक बनाना है तो उसके साथ या तो बैंक लिखा होना चाहिए या बैंकर लिखा होना चाहिए, बैंकिंग लिखा, जैसे कोटक बैंक, उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, सबके साथ बैंक लगा दिखेगा। तो ये बेसिकली कंपल्सरी है कि बैंक के साथ बैंक टर्म लगी होनी चाहिए। क्या एलआईसी के साथ बैंक लगा हुआ है? नहीं, नहीं लगा हुआ है तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बैंक है ही नहीं। सेकंड पॉइंट, बैंक का काम क्या होता है? बैंक डिपॉजिट भी करता है और क्रेडिट भी देता है। एक ही काम करता है ना, लोन भी देगा और पैसा डिपॉजिट भी करेगा। लेकिन जितनी भी एनबीएफसीज़ हैं वो दोनों में से एक कर सकते हैं, या तो क्रेडिट देंगी या फिर डिपॉजिट करेंगी। तो ये भी डिफरेंस है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी कंपनीज़ जो बैंक की तरह काम कर रही हैं लेकिन एक्चुअल में बैंक नहीं है। कर फाइनेंस का काम रही हैं, बट एक्चुअल में वो क्या नहीं है? बैंक नहीं है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनबीएफसी। तो मैंने कहा बैंक और इंश्योरेंस दोनों को मिला के मैंने क्या नाम दिया? बैंक एश्योरेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो इस टर्म को मैं क्या नाम दूँगा? बैंक का एश्योरेंस। समझ आया नहीं आया? मैंने कहा बैंक है, जैसे कोई कंपनी है, एलआईसी है। एलआईसी के साथ जैसे किसी बैंक एसबीआई ने टाई अप कर लिया। अब एसबीआई क्या कर रहा है? किसके प्रोडक्ट सेल कर रहा है? एलआईसी के। आप एसबीआई की ब्रांच में जाओ, वहाँ पे एलआईसी का एडवर्टाइज़मेंट कि आप एसबीआई के थ्रू किसका प्रोडक्ट ले सकते हैं? एलआईसी के इंश्योरेंस ले सकते हैं। मतलब बैंक क्या करने लगा अब? इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने लगा। तो इस टर्म को हम क्या नाम देंगे? बैंक एश्योरेंस। मतलब जब बैंक सेल करेगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ सेल, बेसिकली टाई अप करके, तो इस टर्म को मैं क्या नाम दूँगा? बैंक एश्योरेंस। तो प्रीमियम तो वो अमाउंट हो गया, बैंक एश्योरेंस हो गया। जब बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसको मैं क्या नाम दूँगा या उस टर्म को हम क्या नाम देंगे? बैंक एश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाओ पेनिट्रेशन रेट। पेनिट्रेशन रेट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? जो हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। कैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? देखो मेरी सिंपल सी टर्म में समझो, पेनिट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज़ करो पेनिट्रेशन रेट इस साल 10%, अगले साल 12% है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने कितना ग्रोथ किया है? 2%। तो मतलब जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन रेट होगा, उतना ज़्यादा इंश्योरेंस क्या करेगी? ग्रोथ। अब इसे मैं समझाता हूँ क्लियरली। इधर इधर दिख रहा है ना आपको? देखो पेनिट्रेशन रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखना, ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है आपसे। फॉर्मूला होता है प्रीमियम
अपॉन में जीडीपी इंटू में 100। अब लेट्स सपोज करो इस साल प्रीमियम आया 100 रुपए का, हमारी जीडीपी रही 1000 इंटू में मैं 100। जब मैं निकालूंगा तो मेरा पेनिट्रेशन रेट कितना निकल आएगा 10। 100 रुपए प्रीमियम आया था पूरे साल का, अब इस बार क्या आ गया 200 रुपए प्रीमियम आ गया। जीडीपी लेट्स सपोज करो 1000 इंटू में 100, तो मेरा पेनिट्रेशन रेट कितना निकला 20। पहले 10% था, अब हो गया देखो 20%, मतलब बड़ा है। आप यहां से भी अंदाजा लगाओ, पहले प्रीमियम 100 रुपए आया था कंपनीज को, इस बार 200 आया, मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हुई है, ग्रोथ हुई। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर हमें ग्रोथ चेक करनी है तो हम क्या निकालते हैं, पेनिट्रेशन रेट निकालते हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड है, फॉर्मूला आप याद रखोगे, प्रीमियम अपॉन में जीडीपी इंटू में 100। तो ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है कि पेनिट्रेशन रेट का इनमें से फॉर्मूला बताओ। क्या करेंगे, प्रीमियम को जीडीपी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, या जीडीपी को प्रीमियम से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से घुमा के वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देखो। आगे देखो, 6 हो गई हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब आ जाओ 7, 7, 8 और 9। 7th की मैं बात करूंगा तो एक हो जाएगा हमारा कंपल्सरी इंश्योरेंस। 8th हो जाएगा हमारा डबल इंश्योरेंस। एंड 9th हो जाएगा हमारा यहाँ पर कंपल्सरी डबल, और नेक्स्ट हम देखेंगे इंडेमनिटी। इस टर्म को समझ, कंपल्सरी इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस और इंडेमनिटी इंश्योरेंस। तीनों टर्म्स को समझो अच्छे। कंपल्सरी, नाम में ही देखो इनका आंसर छुपा हुआ। कंपल्सरी क्या होता है, जरूरी होते हैं। जैसे आप जाते हो ना, आप बाइक लेके जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, तो पुलिस आपको पकड़ लेती है। पुलिस कहती है इंश्योरेंस कराया नहीं, तो चालान काट देती है। मतलब वो क्या है, एक तरह का कंपल्सरी, वो आपको कराना ही कराना, ना चाहते हुए भी आपको इस तरह का इंश्योरेंस क्या करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। तो ऐसे इंश्योरेंस जो कंपल्सरी होते हैं, जो ना चाहते हुए आपको चलान करने पड़ते हैं, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस, ना चाहते हुए भी आपको कराना ही पड़ेगा ना। अब जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपल्सरी इंश्योरेंस होगा? नहीं, मर्जी है आपकी, कराओ कराओ ना कराओ। उसके अलावा टर्म इंश्योरेंस है, क्या वो कंपल्सरी इंश्योरेंस है? नहीं, वो भी आपकी मर्जी है, आपको कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ। बट ये जो कंपल्सरी इंश्योरेंस है, ये कंपल्सरी होंगे, ये आपको ना चाहते हुए भी कराने होंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, व्हीकल इंश्योरेंस। तो नाम से समझ आ रहा है, इसकी डेफिनेशन लिखने की तो जरूरत नहीं है ना कुछ भी। नाम में ही छुपी हुई है जो वो इंश्योरेंस जो कंपल्सरी हो, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस। अब आ जाओ डबल इंश्योरेंस, इसके भी नाम में छुपा हुआ है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। डबल इंश्योरेंस का मतलब क्या है? क्या डबल इंश्योरेंस का मतलब ये है कि मैंने दो इंश्योरेंस ले लिए? अब देखो मैं डिफरेंस समझाऊंगा। एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, दो कंपनी, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कंपनी से एक तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया, और एक कंपनी ए से ही मैंने लिया यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस। मतलब मैंने एक कंपनी से कितने इंश्योरेंस परचेज कर लिए, दो। अब एक बी है और इसके नीचे सी ले लो। अब यहाँ पर मैंने बी कंपनी से एक बार हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ये पर्सन एक्स है और ये पर्सन वाई है। अब एक्स ने क्या किया, ए से हेल्थ इंश्योरेंस लिया और ए से ही टर्म इंश्योरेंस। वाई ने क्या किया, बी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया और सी से हेल्थ इंश्योरेंस। अब इनमें से मुझे बताओ कौन सा डबल इंश्योरेंस, क्या एक्स ने डबल इंश्योरेंस लिया है, क्या वाई ने डबल इंश्योरेंस लिया है? अब यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, जैसे ही आप डेफिनेशन समझोगे आप खुद पहचान जाओगे डबल इंश्योरेंस का मतलब क्या है। डबल इंश्योरेंस, व्हेन अ पर्सन गेट सेम बेनिफिट या सेम इंश्योरेंस, बेनिफिट की जगह क्या लिख सकते, सेम इंश्योरेंस फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब एक पर्सन दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से सेम बेनिफिट,
क्या यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन? नहीं। क्या यहाँ पे सेम बेनिफिट है? नहीं। इसने ए से एक हेल्थ लिया, एक टर्म लिया। देखो बेनिफिट भी अलग-अलग है, ऑर्गेनाइजेशन भी सेम। लेकिन वाई को देखो, वाई ने 2 अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन से सेम बेनिफिट लिया। उसने बी कंपनी से भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया और उसने सी कंपनी से भी कैसा इंश्योरेंस लिया है? हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डबल इंश्योरेंस। तो डबल इंश्योरेंस के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। बेनिफिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर सेम बेनिफिट है, यहाँ पर भी हेल्थ मिल रहा है, यहाँ पर भी हेल्थ मिल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पर बी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर सी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब पर्सन क्या करेगा बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से सेम बेनिफिट लेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे डबल इंश्योरेंस। क्लियर? थर्ड आ जाओ इंडेमनिटी। अब ये इंडेमनिटी क्या है? इंडेमनिटी स्पेशल टाइप के इंश्योरेंस है। ये क्या है? एक स्पेशल टाइप के इंश्योरेंस। ये कैसे स्पेशल इंश्योरेंस हो गए? देखो, ऐसे समझो स्पेशल टाइप के इस तरह से हैं ये। हुआ क्या, एक डॉक्टर था, ने माना एक डॉक्टर था। अब उससे लेट्स सपोज करो किसी रीज़न की वजह से किसी मरीज की डेथ, डॉक्टर की कुछ लापरवाही की वजह से हो सकता है वहाँ पर लिफ्ट खराब हो। मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्पल है ये, रिसेंट का ही है। एक हॉस्पिटल था, नाम तो मैं उसका लेना नहीं चाहूँगा। वहाँ पर अभी क्या हुआ था, एक बेसिकली फीमेल ने बच्चे को डिलीवरी दी, लड़की पैदा हुई। तो होता क्या है उसको वो सेकंड फ्लोर पे उनका ओपीडी था, तो सेकंड फ्लोर पे डिलीवरी हुई थी और उसे वो ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर रहे थे डिलीवरी के कुछ घंटे बाद बेसिक वार्ड में। अब जैसे ही वो लिफ्ट में लेके आते हैं उसे, अचानक से क्या होता है, लिफ्ट में मेंटेनेंस नहीं थी या लिफ्ट की मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हुई थी, तो लिफ्ट का वायर टूट जाता है और वो ऊपर से सीधा नीचे गिरती है लिफ्ट, जिसमें उस लेडी की डेथ हो जाती है। अब हंगामा होता है, पुलिस केस होता है और फाइनली उस लेडी की फैमिली वाले कंपनसेशन के लिए 80 लाख रुपए और हॉस्पिटल अथॉरिटी को क्या देना पड़ता है, 80 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ता है। अब वो 80 लाख उन्होंने कहाँ से दिए? या तो उन्होंने अपनी जेब से दिए होंगे या उन्होंने ऐसे इंसिडेंट्स के लिए कि फ्यूचर में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स ना हो जाए, तो हॉस्पिटल के नाम पे क्या करा रखा होगा? इंश्योरेंस करा। और इस तरह के स्पेसिफिक इंश्योरेंस को ही हम क्या नाम दें? इंडेमनिटी। तो पहले डेफिनिशन लिखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या होते हैं? कुछ स्पेशल वर्कर्स जैसे डॉक्टर, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, इनके लिए कराए जाते हैं ताकि इनका लॉस और डैमेज किस पे शिफ्ट हो सके, उस पर्टिकुलर कंपनी पे शिफ्ट हो सके। इसका मतलब क्या है? किसी आर्किटेक्चर ने क्या किया, लेट्स सपोज करो कोई ब्रिज बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई, किसी वजह से वो बिल्डिंग गिर गई, टूट गई, भूकंप आ, किसी भी रीजन की वजह से वो गिर गई, वहां पे कुछ लोगों की डेथ हो गई, तो आर्किटेक्चर के ऊपर भी बात आएगी, उसे भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ये क्या करा के रखते हैं? इंश्योरेंस। डॉक्टर का मैंने एग्जांपल दिया ही है, सेम ऐसी इंजीनियर का मैंने एग्जांपल दिया है, तो इंजीनियर ने कोई मशीन बनाई, उस मशीन गड़बड़ी की वजह से किसी की डेथ हो गई। तो ऐसी इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है? इन लोगों को कुछ हर्जाना देना पड़ता है, कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है, जिसके लिए पहले से तैयार रहते हैं और इनको किस तरह का इंश्योरेंस मिलता है? इंडेमनिटी इंश्योरेंस। तो इंडेमनिटी समझ आया? आम पब्लिक के लिए देखो इंडेमनिटी इंश्योरेंस नहीं है। ये बेसिकली किसके लिए होता है? यहाँ तक क्लियर है? तो आम जनता नहीं करा सकती इसे, इसे कौन कराएगा? स्पेसिफिक वर्कर्स के लिए। आगे देखो अब, यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है। हाँ, 7th 8th 9th कितनी होगी हमारी? 7th 8th 9th। अब आ जाओ 10th 11th और 12th। 10th 11th और 12th। 10 टर्म की मैं बात करूँगा, ये होगी हमारी पेड अप वैल्यू। ये होगी मेरी 11th सरेंडर वैल्यू। ये टर्म है और ये होगा मेरा प्री पीरियड। अब ये मैं एक एग्जांपल से तीनों टर्म, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं, एग्जांपल से ही समझ आएंगे। चलो एक एग्जांपल, एक कंपनी है ए, मैंने वहां से इंश्योरेंस लिया, एक ए है एक बी। सॉरी,
ए से मैंने इंश्योरेंस लिया, ये मैं हूँ, मैं एक्स हूँ। पहले मैं एक बार ए से इंश्योरेंस लूँगा, फिर मैं एक्स हूँ, फिर एक बार मैं किससे इंश्योरेंस बी से। पहले ए से इंश्योरेंस। मैंने ए से इंश्योरेंस परचेज़ किया जिसमें मुझे एवरी मंथ ये कोई टर्म इंश्योरेंस था लेट्स सपोज़ करो, एवरी मंथ मुझे ₹300 पे करने थे एज़ अ इंस्टॉलमेंट और मेरा 10 साल का टाइम था, 10 साल तक मुझे पे करने थे और उसके बाद मुझे एक अमाउंट ये लोग देते, कुछ भी देते एक्स, वाई, ज़ेड। तो मैंने कितने साल के लिए पॉलिसी ली? 10 साल के लिए ली, किससे ली? ए से लिए जिसमें एवरी मंथ ₹300 पे करना था। जिस अमाउंट को हम इंश्योरेंस के अगेंस्ट पे करते हैं उसको क्या कहा कहते हैं हम लोग? प्रीमियम। तो मैं बोल सकता हूँ मुझे प्रीमियम कितना पे करना था? प्रीमियम मुझे पे करना था 300, ठीक है। अब मुझे ₹300 प्रीमियम पे करना था, मैंने 6 महीने तक पे किया। मैंने कितना अमाउंट पे कर दिया? ₹1800 मैं ऑलरेडी पे कर चुका था। अब अचानक से मेरी जॉब चली गई, किसी भी रीज़न की वजह से मैंने पे करना बंद कर। अब मेरे सामने सिचुएशन थी कि हो सकता है कंपनी मेरे इंश्योरेंस को क्लोज़ कर दे, सॉरी डिस्क्लोज़ क्लोज़ कर दे क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे ₹1800 भी फँसे हुए हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं इसे यहीं छोड़ जाऊँ और अपने ₹1800 भूल जाऊँ, या मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ। आगे कंटिन्यू करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं कोशिश करूँ कि इन ₹1800 को मैं क्या कर दूँ वापस। क्लियर? अब मैंने कंपनी को कॉन्टैक्ट किया। मैंने कंपनी से कहा कि आप देखो अब 6 महीने हो गए हैं, मैंने 6 महीने तक पे किया है, मैं आगे पे नहीं कर सकता। आप एक काम करो मेरे ये पैसे रिटर्न करो। कंपनी ने कहा पैसे तो हम ऐसे रिटर्न नहीं करेंगे। इसके लिए आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका टेन्योर कितने साल का है? 10 साल का है। आपका टाइम पीरियड कितने साल का है? 10 साल का है। आप बीच में ही हमारे इंश्योरेंस को छोड़ रहे हैं, तो आपको एक हर्जाना देना पड़ेगा, एक पेनल्टी। मैंने कहा कितना? तो उन्होंने कहा आपको ₹500 इसमें से कटवाने पड़ेंगे और हम आपको ₹1300 रिटर्न। मैंने कहा ठीक है, कुछ ना से कुछ सही, 1800 में से आप मुझे 500 काटो और मेरे ₹1300 रिटर्न। अब आ जाओ यहाँ पे पेड अप वैल्यू। मैंने कितना पैसा पे कर दिया था? 1800। तो ये जो ₹1800 हैं, ये मेरा क्या हो गया? पेड अप वैल्यू। अब मुझे इंश्योरेंस सरेंडर करना था मतलब छोड़ना था, तो मुझे कुछ पेनल्टी देनी पड़ी। कितने रुपए की पेनल्टी देनी पड़ी? ₹500। तो ये मैं क्या मेरा क्या हो गया? सरेंडर। तो पेड अप वैल्यू का मतलब समझ आया? कोई भी ऐसा अमाउंट जो मैंने पे तो किया है, जो मैंने पे किया है बट विदाउट मैच्योरिटी। मेरी मैच्योरिटी पीरियड कितना था? कितना था? 10 साल था मेरा। मैच्योरिटी से पहले ही जब मैं क्या कर दूँगा अपना विथड्रॉल कर दूँगा उस इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जितना अमाउंट मैंने पे कर दिया वो मेरा क्या कहलाएगा? पेड अप वैल्यू। अब मुझे पेड अप वैल्यू लेने के लिए जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसको मैं क्या नाम दूँगा? सरेंडर वैल्यू। ये नाम से समझ समझ आ रहा है ना? मैंने क्या कर दिया अपने इंश्योरेंस के अगेंस्ट सरेंडर कर दिया खुद को, कि नहीं भई मैं आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ। अब मैंने सरेंडर तो कर दिया, बट मुझे कुछ ना कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ी कितनी? ₹500। ठीक है, तो उसे मैंने क्या कहा? सरेंडर। अब आ जाओ फ्री लॉक पीरियड। देखो ये काफ़ी इंपोर्टेंट टर्म है फ्री लॉक पीरियड। क्या है फ्री लॉक पीरियड? देखो एक बार। अब मैं गया इस बार बी कंपनी के पास इंश्योरेंस लेने। सेम 10 साल के लिए मुझे इंश्योरेंस लेना था, ₹300 प्रीमियम। अब कंपनी ने मुझे एक रूल बताया, कंपनी ने कहा कि हम आपको ना 1 साल का टाइम दें, आपके इंश्योरेंस को मैच करने के लिए। इसका मतलब क्या है? कि 1 साल तक आप देख सकते हैं बेसिकली, क्या देख सकते हैं आप? 1 साल तक आप ये कर सकते हैं कि चेक करेंगे और आप अपनी परचेज़ पॉलिसी को रिटर्न कर पाएँगे। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, मुझे थोड़ा सिंपल समझाओ। टेक्निकल टर्म में तो कहा कि वो टाइम पीरियड जिसमें आप अपनी परचेज़ पॉलिसी को क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं विदाउट सरेंडर वैल्यू। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, मुझे थोड़ा-सा और सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, थोड़ा-सा ईज़िली समझाओ, मुझे इतना टेक्निकल समझ नहीं आया। तो बी कंपनी ने कहा आपने 10 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, हर महीने आपको ₹300 पे करना है। आप अगर 11 महीने तक ₹300 पे करते हैं, ₹3300 आपने पे किए,
हमारा जो फ्री लॉक पीरियड है, वो 1 साल का है। मतलब 1 साल के अंदर-अंदर अगर आप कभी भी इस पॉलिसी को बेसिकली क्या करते हैं, इस पॉलिसी को रिटर्न करते हैं, तो आपको कोई सरेंडर वैल्यू नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पर इनका कोई फ्री लॉक पीरियड नहीं था। मैंने 6 महीने में रिटर्न किया तो मुझे पेनल्टी देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर-अंदर आप कभी भी रिटर्न कर सकते हो इस पॉलिसी को। आप जब भी रिटर्न करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिना पेनल्टी के आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी वो है। तो मैंने कहा कितने टाइम तक, अगर मैं 8 महीने में करूँ? उसने कहा 8 महीने में कर दो। मैंने कहा 6 महीने में? उसने कहा 6 महीने में। मैंने कहा 2 साल में रिटर्न कर दूँ? तो उसने कहा नहीं, 2 साल में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्री लॉक पीरियड है वो 1 साल का है। मतलब 1 साल मुझे एक टाइम दे दिया गया कि 1 साल के अंदर-अंदर आप क्या कर पॉलिसी को रिटर्न कर सकते। तो फ्री लॉक पीरियड क्या हो गया, जो वो टाइम जो मेरा परचेज़ पॉलिसी को रिटर्न करने का टाइम है बिना सरेंडर वैल्यू। जैसे इसके लिए फ्री लॉक पीरियड कितना हो गया, 1 साल। कोई कंपनी 6 महीने रखती है, कोई 3 महीने रखती है, कोई 2 महीने रखती है, कोई 8 महीने का फ्री लॉक रखती है, कोई 9 महीने का फ्री लॉक पीरियड। तो फ्री लॉक पीरियड का एक्चुअल मतलब समझ आया आपको? तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, पेड अप वैल्यू, सरेंडर वैल्यू और फ्री लॉक पीरियड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ें। 12 तक हो गए। नेक्स्ट 13, 14, 15। 13 जो मेरी टर्म है वो कौन-सी रहेगी? ग्रेस। 14 मेरी टर्म रहेगी की मैन इश्यू और 15 मेरी टर्म रहेगी एन्युटी। ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ी-सी टर्म्स बची हैं। जल्दी हम इसे क्या कर लेंगे, खत्म कर। इन 3 टर्म्स को देखो। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ग्रेस पीरियड, फिर मैंने कहा की मैन इंश्योरेंस और फिर मैंने क्या कहा, एन्युनिटी। अब ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड, इफ समवन कुड नॉट एबल टू रिन्यू पॉलिसी, देन इंश्योरर प्रोवाइड सम टाइम रिन्यू पॉलिसी। अच्छा, यहाँ तो एक डेफिनेशन लिखी है। अब मैं एग्जांपल से समझाऊँ। ये हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली इस्तेमाल होता है। ग्रेस पीरियड क्या होता है? लेट्स सपोज़ करो मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ किया, 30 जनवरी को मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट पे की और ये कब तक चलेगा? 30 जनवरी 2024 तक था, तो ये 2025 तक। 1 साल की इंस्टॉलमेंट होती है जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में, ज़्यादा की भी भर सकते हो, मैं 1 साल की बात। अब इसके अंदर हेल्थ है, लेट्स सपोज़ करो मुझे 5 फरवरी को कुछ हेल्थ इश्यू होता है, 2025। मुझे इस पॉलिसी को रिन्यू कब कराना था? 30 जनवरी 2025 को मुझे इस पॉलिसी को रिन्यू कराना था। मैं रिन्यू नहीं करा पाया और 5 फरवरी 2025 को मुझे क्या हो गया, कुछ हेल्थ इश्यू। तो क्या मैं इस पॉलिसी का इस्तेमाल कर पाऊँगा? क्या मैं इस पॉलिसी को यूज़ कर पाऊँगा? क्या इस पॉलिसी का इस्तेमाल, क्योंकि मेरी तो एक्सपायर कब हो गई, 30 जनवरी 2025 को, मुझे हेल्थ इश्यू कब हुआ, 5th फरवरी 2025। तो कंपनीज़ क्या करती है, इस तरह के इंश्योरेंस में कुछ आपको ग्रेस पीरियड देती है। मतलब जैसे आपकी एक्सपायर हुई है 30 जनवरी को, तो आपको 2 महीने का ग्रेस पीरियड दे दी कि आप 2 महीने के अंदर-अंदर आप इसे क्या कर सकते हैं, 30 जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 30 मार्च तक आप इसे रिन्यू कर सकते हैं और इसके बीच का जो टाइम होगा वो पॉलिसी में काउंट होगा। तो मेरा कब है, 5 फरवरी को मेरा हेल्थ इश्यू हुआ है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने यही लिखा है, अगर कोई रिन्यू नहीं करा पाता पॉलिसी को, तो इंश्योरर क्या प्रोवाइड करते हैं, उसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम देते हैं उस पॉलिसी को रिन्यू करने का, जो पॉलिसी के अंदर काउंट होता है और उसी टाइम पीरियड को हम ग्रेस पीरियड के नाम से जानते हैं। तो ये आप जब पॉलिसी परचेज़ करते हो ना, तो जो इंश्योरर होगा वो आपको बताएगा कि सर इस पॉलिसी में आपका 3 महीने का ग्रेस पीरियड है, 1 महीने का, 60 दिन का ग्रेस पीरियड है कि अगर आप 30 जनवरी को एक्सपायर हो रही है, तो 1 महीने बाद तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है की मैन इंश्योरेंस। अब व्हाट आर की मैन इंश्योरेंस? क्या होते हैं की मैन इंश्योरेंस? देखो, की मैन इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होते हैं जो कंपनीज़ अपने एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड करती हैं। इस तरह के इंश्योरेंस
कंपनीज़ किसको प्रोवाइड करेगी? अपने एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड। मतलब कोई कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयी को क्या प्रोवाइड कर रही है? कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, तो उसको मैं क्या नाम दूँगा? की मैन। मतलब जैसे मैं इस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज़ेशन है ये, टी पॉइंट एसएससी है। अब कंपनी ने मुझे क्या किया? इंश्योरेंस। ओके, तो ग्रेस पीरियड समझ आया? ग्रेस पीरियड मैंने क्या बताया है? ग्रेस पीरियड वो वाला पीरियड होगा जब मैंने कोई इंश्योरेंस तो परचेज़ कर लिया, लेकिन मैं उसे रिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। रिन्यू करने के लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए होगा। वो टाइम कौन देगी मुझे? कंपनी देगी एज़ अ ग्रेस। तो जब हम जनरली इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं, तो तभी कंपनी बता देती है कि आपका ग्रेस पीरियड कितना। की मैन इंश्योरेंस सिंपली है जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? की मैन इंश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाओ एन्युइटी। अच्छा, एन्युइटी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊँगा कुछ और टॉपिक्स के साथ। एन्युइटी और डेफरमेंट पीरियड हम दोनों क्या समझेंगे? एक साथ समझेंगे एक एग्ज़ाम्पल के। तो आगे आ जाओ, एन्युइटी नेक्स्ट पे मैं समझाता हूँ आपको। तो ये 15 था, 15, 16 और 17 ये लास्ट टर्म है हमारी, जिसको हम समझेंगे। इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये तो मैं एन्युइटी था जिससे एक्सप्लेन कर रहा था। ये डेफरमेंट पीरियड और एक ये यूएल यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट। ओके, एक बार देख लो। अच्छा, पहले मैं एन्युइटी और डेफरमेंट पीरियड एक्सप्लेन करता हूँ। सेम वही मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू करूँगा कि मैं आपको समझा। अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। एक पर्सन है ए, वो 38 की एज का है। उसने एक अपने फ्यूचर प्लान के लिए यानी बुढ़ापे के लिए, अपने ओल्ड एज के लिए एक इंश्योरेंस परचेज़ किया, किसी भी कंपनी से। इंश्योरेंस क्या कहता है कि आप 60 इयर्स तक जब तक होगे यानी 38 से 60 इयर्स तक आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करोगे और 60 के बाद आपको एवरी मंथ एज़ अ पेंशन आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो। तो एक तो होते हैं इंश्योरेंस जनरली हम परचेज़ करते हैं कि 60 के बाद हमें एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। ये ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जो एक सर्टेन एज के बाद यानी 60 साल की एज के बाद हमें पेंशन की तरह हमें बेनिफिट देते हैं। मतलब हर महीने हमें इंस्टॉलमेंट यानी 60 से पहले तक तो हमें क्या करना है? इस इंश्योरेंस को पे करना है। उसके बाद जैसे ही हम 60 के होंगे, उसके बाद हमारी पेंशन की तरह हर महीने क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? इंश्योरेंस का बेसिकली पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे इंश्योरेंस जो पेंशन की तरह काम करते हैं। पेंशन की तरह कैसे काम करते हैं कि हम एक अमाउंट भरेंगे और शादी हाँ, सॉरी 60 साल के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? पेंशन की तरह पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डेफरमेंट पीरियड इसी से रिलेटेड है। ये जो डेफरमेंट पीरियड है, ये किससे रिलेटेड है समहाउ? इसी से रिलेटेड है। क्या डेफरमेंट पीरियड है? मैंने कहा 38 की एज से मैंने पैसा भरना स्टार्ट किया। 38 की एज से मैंने प्रीमियम पे करना स्टार्ट किया और मुझे पहली पेंशन कब रिसीव हुई? जब मैं 60 साल का हो गया। तो मैंने कितना वेट किया अगर आप देखोगे? तो अगर आप देखोगे तो मैंने 22 साल वेट किया है। 22 साल मेरा क्या रहा है? वेटिंग पीरियड रहा है। कब से? जब मैंने इंश्योरेंस परचेज़ किया। कब मैंने इंश्योरेंस परचेज़ किया? एट द एज ऑफ 30 और जब मुझे इंश्योरेंस का प्रीमियम मिला, कब मिला? एट द एज ऑफ 60। तो इसके बीच का जो टाइम होता है, जो वेटिंग पीरियड होता है, इसको मैं क्या नाम दूँगा? डेफरमेंट पीरियड। पीरियड से यहाँ से समझ आ रहा है? नहीं। मतलब जब मैंने कोई एन्युइटी इंश्योरेंस परचेज़ किया, ये स्पेशल एन्युइटी के लिए। मैंने एन्युइटी इंश्योरेंस परचेज़ किया, उसके बाद जब मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, अपने इंश्योरेंस की पे की और मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई। दोनों के बीच का जो बेसिकली टाइम पीरियड है, जो डिफरेंस है, उसी को मैं क्या नाम दूँगा? डेफरमेंट। तो सिंपली टर्म में डेफरमेंट का मतलब समझ आया? डेफरमेंट कुछ नहीं है, जब इंश्योरेंस परचेज़ करते हो, जब आपको बेनिफिट मिलता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? डेफरमेंट पीरियड।
तो एन्युइटी ऐसे इंश्योरेंस जो हमें किस तरह के बेनिफिट्स देते हैं? पेंशन की तरह का बेनिफिट देते हैं। डेफरमेंट पीरियड ऐसे इंश्योरेंस जो हमें क्या करते हैं बेसिकली या वो टाइम पीरियड जब हमने इंश्योरेंस परचेज़ किया और जब हमें बेनिफिट मिला उसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसे हम डेफरमेंट। लास्ट हमारी टर्म है यूएलआईपी यूनिट लिंक्ड या यूनिक लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ऐसी पॉलिसीज जो 2 तरह से काम करती हैं। एक इन्वेस्टमेंट की तरह और सेकंड ये पॉलिसीज किस तरह से काम करती है? इंश्योरेंस। अब ऐसी भी क्या पॉलिसीज होती हैं कि इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और हमारा इंश्योरेंस भी हो रहा है? देखो लेट्स सपोज करो मैंने यूएलआईपी प्लान लिया। उसमें मुझे ₹1000 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम देना, मंथली प्रीमियम पे। तो इस 1000 में से क्या होगा ₹500 तो मेरा इन्वेस्ट होगा और ₹500 मेरा प्रीमियम जाएगा किसका इंश्योरेंस। मतलब मैंने इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिया है। उसी को हम क्या कहते हैं यूएलआई पॉलिसी मतलब यूनिट लिंक पॉलिसी। तो ऐसे भी आजकल मार्केट में क्या है देखो बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं। तो कस्टमर्स को रिझाने के लिए नए-नए प्लान्स लेके आ रहे हैं। नए-नए बेसिकली अ, या मैं बोलूँ नए-नए इंश्योरेंस टाइप के इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं ताकि कस्टमर्स को क्या किया जा सके और ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। तो उसी के लिए ये कौन-सा प्लान आया है यूलिप प्लान आया है कि आप इंश्योरेंस भी लो और साथ के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी आपका कंटिन्यू। क्लियर? तो एन्युइटी, डेफरमेंट और यूएलआई। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स जो हमने किससे रिलेटेड पढ़ी है, इंश्योरेंस से रिलेटेड पढ़ी है। अब एक बार क्विक सेशन रिवाइज कर लेते हैं कि क्या-क्या हमने देखा है और उसके बाद आज की क्लास को हम वाइंड अप। एक बार मैं बता देता हूँ हमने क्या-क्या पढ़ा है, सारी टर्म्स हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। सॉरी। इंश्योरेंस से हमने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था जब लॉस और डैमेज ऑफ अ पर्सन इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। मेरा लॉस और डैमेज है वो किस पे शिफ्ट हो गया, किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट, तो उसी को मैं क्या नाम दूँगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की बात करूँ तो किस लिस्ट के अंदर है? शेड्यूल 7 की यूनियन लिस्ट के अंदर इंश्योरेंस को जगह मिली हुई है। इंश्योरेंस शेड्यूल 7 की यूनियन लिस्ट का मतलब है पार्लियामेंट इसके लिए कानून बना सकती है और पहला इंश्योरेंस ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस था जो आगे चल के सीज़ हो गया या अच्छे से काम नहीं कर पाया। उसके अलावा मैं बात करूँ कौन-सी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो एडाई इंश्योरेंस पे कंट्रोल करती है पूरी तरह से, तो एडाई एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे पूरी तरह से क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस टर्म की बात करें, इंश्योरर पढ़ा हमें जो प्रोवाइड कराएगा, इंश्योर्ड पढ़ा हमने जो बेनिफिट लेगा और एक प्रपोज़र पढ़ा जो हमें बेसिकली इंश्योरेंस परचेज़ करेगा और इंश्योर्ड और प्रपोज़र कैन बी द सेम पर्सन, दोनों क्या हो सकते हैं, सेम पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट मैंने देखा प्रीमियम वो पैसा जो हम किसी इंश्योरेंस के अगेंस्ट पे करते हैं, बैंक का इंश्योरेंस जब बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेगा। पेनिट्रेशन रेट जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ को दिखाता है, प्रीमियम अपॉन में जीडीपी इंटू में 100 करके हम निकाल सकते हैं पेनिट्रेशन रेट। उसके साथ-साथ कंपल्सरी इंश्योरेंस जो कंपल्सरी है जैसे व्हीकल इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, 2 ऑर्गनाइजेशन से सेम बेनिफिट परचेज़। इंडेमनिटी जो स्पेशल तरह के इंश्योरेंस होते हैं जो डॉक्टर, आर्किटेक्चर और इंजीनियर को प्रोवाइड किए। उसके बाद पेड अप वैल्यू, वो अमाउंट जो मैं पे कर चुका हूँ बिना मैच्योरिटी के मैं अगर अपने इंश्योरेंस को मैच्योर कराना चाह रहा हूँ, सरेंडर वैल्यू, पेड अप वैल्यू को रिकवर करने के लिए जो मैं पैसा बेसिकली पेनल्टी के रूप में दूँगा वो सरेंडर वैल्यू और फ्री लॉक पीरियड ऐसे बेसिकली इंश्योरेंस जिसमें हमें कुछ एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाए अपनी पॉलिसी को रिटर्न करने, ये विदाउट सरेंडर वैल्यू। उसके बाद हमने ग्रेस पीरियड देखा था जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, कीमैन इंश्योरेंस देखे थे जो कंपनीज़ किसको प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड एन्युइटी देखा था, पेंशन इंश्योरेंस होते हैं। डेफरमेंट पीरियड देखा था, वो वेटिंग पीरियड जब तक बेनिफिट ना मिल जाए तो उसको मैं क्या नाम दूँगा डेफरमेंट। और लास्ट हमने यूएलआईपी देखा था जिसमें इंश्योरेंस के साथ-साथ हमें और क्या मिलता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका। तो ये थे हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बन सकते थे जैसे एडाई वगैरह किस शेड्यूल के अंदर आता है ये हमने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। बाकी नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।